हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त भी होंगे। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि कल अगस्त वाली करंट को पढ़ना शुरू कर दिया था हमने, और हमने इसके 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 14 नंबर क्वेश्चन से इसको शुरू करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, ये यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि की प्रखर मैगज़ीन है जो उनके द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाती है। तो मुझे उनके टेलीग्राम चैनल से ये मिली है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उनके टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप वहाँ से इसको निःशुल्क ले सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा नहीं पाती हूँ। मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल लिंक नहीं, टेलीग्राम चैनल ऐसा नहीं है कि जिसको मैं इसके साथ ऐड कर सकूँ। अभी मैंने वो सारी चीज़ें नहीं शुरू की है। तो आप उनके चैनल पे जा कर के वहाँ से, क्योंकि उनकी ही है, तो आप उन्हीं के उस चैनल से आप जाके ले सकते हैं। मुझे कोई भी यहाँ पे प्रचार करने के लिए नहीं कहा गया है, ना ही मेरी उनसे कोई ऐसी बात हुई है। तो मैं सिर्फ अपने, मुझे एक लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ निःशुल्क मिल रही है तो मैं वो आप तक भी बता दूं कि मुझे वो कहाँ से मिली है। तो आप चाहे मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़े, चाहे पीडीएफ लेकर पढ़े, भी आपकी इच्छा है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे ही वीडियो से पढ़े। अगर आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना है तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरा काम है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को प्रोवाइड कराना, वो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कराऊँ, आपको बता के प्रोवाइड कराऊँ कि आप किसी के चैनल पे जा करके देख लो। मुझे उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। मुझे बल्कि ये अच्छा लगता है कि आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए कि आपको कहाँ से मिल रहा है। मेरे अंदर वो नहीं है कि सारी चीज़ें बस मुझे ही मिलती रहे, मुझे ही लोग फॉलो करें, मुझे ही लोग सब्सक्राइब करें, तो वो चीज़ नहीं है। पढ़ना है आपको। मेरे पास जो भी सोर्स होंगे, जो भी जानकारी होगी कि मैंने वो चीज़ कहाँ से ली, किस चैनल से ली, मैं आपको बता दूंगी। तो अब से मैं यही करने वाली हूँ। अब आप लोग बहुत जो मुझे अब यही समझ आया है कि आप पीडीएफ करते रहते हैं कि पीडीएफ दे दो। तो मेरा तो कोई चैनल नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगी अब कि मैंने कहाँ से पीडीएफ ली है। तो मैंने जो बुक्स परचेज़ करी हैं उनका तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो चैनल से, जहाँ से भी मैंने कोई भी बुक ली है, जैसे कि ये प्रखर मैगज़ीन मैंने इनके चैनल से ली, इनके टेलीग्राम लिंक से लिए, यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि से। तो आप वहाँ से जा कर के इनकी ले सकते हो। निःशुल्क है, ये निःशुल्क अपना अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से कोई भी पढ़ सकता है। तो वहीं से मैंने लिया और मैं आपको दे रही हूँ कंटेंट। तो अगर आपको चाहिए तो आप भी वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता दूँगी, तो आप अपने सबके चैनल पर जाके उनको अपना फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे इससे कोई वो नहीं है कि नहीं मैं छुपाऊँ, नहीं बताऊँ, तो वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, तो बातें बहुत हो गई हैं, तो अब चूँकि अपनी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि मेरा यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आप निःशुल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं कोई चार्ज वार्ज नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर कान में लीड लगा लो, सुन लो, अपना कहीं चला के फ़ोन रख दो, 4-5 बार सुन लो, ऐसे ही याद हो जाएगा। बहुत अच्छी इनकी ये मैगज़ीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खानीपुर गांव में राज्य का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर है दोनों, यानी दोनों ही सही हैं आपके। अब इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो गोरखपुर की यह परियोजना देश के शहरी गैस वितरण क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस मिश्रण की सबसे बड़ी पहल है। इससे प्रति वर्ष लगभग 500 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रचुर जल संसाधनों के कारण उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन, लक्ष्य वर्ष 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया उत्पादन क्षमता हासिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका आंसर आप देख सकते हो, भारत एवं जर्मनी इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं, और इस गठबंधन की स्थापना जो है वो 2014 में की गई थी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
आईएसए की शुरुआत भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से COP21 पेरिस 2015 में की थी। आईएसए में अब तक 123 प्लस देश शामिल हो चुके हैं। अंगोला मई 2025 में और मोल्दोवा अगस्त 2025 में 107वां सदस्य बना। आईएसए का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना, प्रौद्योगिकी और वित्तीय लागत को कम करना तथा किफायती सौर समाधान उपलब्ध कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबाई 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया और इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इस मालगाड़ी का नाम है रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। ठीक है, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रुद्रास्त्र रखा है। इस मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर है, रुद्राक्ष। ठीक है, और इसका ट्रायल रन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में खंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक किया गया। ये ट्रेन 354 डिब्बों और 7 इंजनों के साथ संचालित की गई थी, जो माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने और परिवहन समय को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हो रहा है, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है? तो एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण बिहार राज्य में आयोजित हो रहा है और बिहार भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक हो रहा है या हो चुका है। ये बिहार के लिए पहली बार है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी की जा रही है, जो राज्य के खेल विकास को बढ़ावा देगा। राजगीर ने 2024 में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की सफल मेजबानी की थी, लेकिन पुरुष एशिया कप के लिए यह ऐतिहासिक है। ये टूर्नामेंट 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप नीदरलैंड और बेल्जियम में के लिए क्वालिफायर का काम करेगा। ये विजेता को सीधा स्थान मिलेगा। अन्य विकल्प जैसे ओडिशा, जो हॉकी इंडिया लीग और विश्व कप की मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ज्ञान भारतम मिशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल है? बिल्कुल नहीं। इस मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना। ये एकदम सही बात है। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया और इसका उद्देश्य है देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में स्थित 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण करके उन्हें सुलभ बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकार का उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करना और शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में स्थित भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है। डिजिटलीकरण ज्ञान भारत मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस मिशन में स्पष्ट रूप से डिजिटलीकरण व्यापक पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह बनाने हेतु पांडुलिपियों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण को अपने प्रमुख लक्ष्यों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य द्वारा लागू की गई नीति के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास हेतु कितने समय तक का अवकाश दे सकते हैं? तो न्यूनतम 365 दिन और अधिकतम 1080 दिन तक। ठीक है, सिक्किम राज्य ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए एक विशेष व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास अवकाश नीति लागू करी है। ये उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने लगातार कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा बनाए रखते हुए स्वयं के कौशल और ज्ञान का विकास करने का अवसर देना है। इसके तहत कर्मचारी न्यूनतम 365 दिन से लेकर अधिकतम 1080 दिन तक का अवकाश ले सकते हैं। ये एक लंबी अवधि का अवकाश है जो अन्य राज्यों में दुर्लभ है और सिक्किम को विशिष्ट बनाता है। द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक, जो MS स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, कौन है भाई? तो इसके लेखक हैं प्रियंबदा जयकुमार। ठीक है, द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक MS स्वामीनाथन के जीवन पर लिखी गई है और ये पाठकों की उनके जीवन के 3 प्रमुख चरणों से
परिचित कराती है। उनके प्रारंभिक वर्ष, उनकी वैज्ञानिक यात्रा, भारत की खाद्य सुरक्षा को आकार देने में उनकी भूमिका। इस पुस्तक की लेखक प्रियंबदा जयकुमार है। अगस्त 2025 में MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन और उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन पर चयन करें। तो भाई मेजर ध्यानचंद फुटबॉल के जादूगर नहीं हैं और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई 29 अगस्त 2025 की थीम रही है 1 घंटा खेल के मैदान में। इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है। अब बात कर लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद फुटबॉल के जादूगर हैं या नहीं। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ना कि फुटबॉल का। ठीक है, उनका जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 इसी दिन फिट इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी। 2025 की थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में, जिसका उद्देश्य लोगों को प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रेरित करना है। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाल ही में चर्चित महानदी जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य है। ठीक है, और अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। अब दूसरा ऑप्शन कहता है कि महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सिंहासा पर्वत से होता है, तो ये गलत है। ठीक है, महानदी जल विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है। हाल ही में दोनों राज्यों ने विवाद को आपसी परामर्श बातचीत से सुलझाने की पहल दोबारा शुरू करी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ियां नगरी सिहावा क्षेत्र फरसिया के पास में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। केंद्र सरकार ने ISRWT एक्ट 1956 के तहत 12 मार्च 2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। मुख्य सहायक नदियां हैं शिवनाथ, जोंग, हसदेव, ओंग, तेल। महत्वपूर्ण बांध है हीराकुंड बांध, जो कि संबलपुर उड़ीसा में है, और देश का सबसे लंबा प्रमुख मिट्टी का बांध है विशाल रेजवायर। एशियाई शेर और विश्व शेर दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भाई यहाँ पे विचार हम डायरेक्ट इधर करेंगे। 2025 में विश्व शेर दिवस का राष्ट्रीय आयोजन गुजरात के बरदा अभ्यारण्य में किया गया और ये गिर के बाद एशियाई शेरों का दूसरा प्रमुख आवास बन रहा है। 2025 की 16वीं लॉयन जनगणना में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 दर्ज की गई है और ये भारत के संरक्षण प्रयासों की सफलता है। वास्तव में अफ्रीकी शेर आकार में एशियाई शेरों से बड़े और भारी होते हैं। एशियाई शेर अपेक्षाकृत छोटे और उनकी आयाल भी कम घनी होती है। तो ये कथन जो है तीसरा आपका गलत है। हाल ही में CNP ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 18 साल बाद भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया। इस आधार के तहत भारत की रेटिंग को किस स्तर से बढ़ाकर किस स्तर पर किया गया है। तो ये BBB से बढ़ाकर BBB -BBB से बढ़ाकर BBB किया गया। तो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने लगभग 18 वर्षों के बाद भारत की दीर्घकालिक सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को बेहतर किया। इससे पहले भारत की रेटिंग में परिवर्तन जनवरी 2007 में हुआ था, यानी लगभग 18 वर्षों के बाद 2007 से 2025 में भारत की रेटिंग में सुधार हुआ। पहले भारत की रेटिंग BBB- थी, अब इसे सुधार कर BBB कर दिया गया है। ये सुधार भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक निवेशकों के बीच विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये बदलाव दर्शाता है कि भारत की आर्थिक स्थिरता में सुधार हुआ है। ये भारत की वैश्विक निवेशकों के बीच विश्वसनीयता को मजबूत करता है। रेटिंग सुधार से भारत में विदेशी निवेश आकर्षित होने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि उच्च रेटिंग से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। आदिवाणी पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च कर रहा है। जनजातीय गौरव वर्ष के बैनर तले विकसित यह अग्रणी पहल जनजातीय क्षेत्रों में भाषाई और शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। आदिवाणी एक कृत्रिम बुद्धि AI आधारित अनुवाद उपकरण है जो आदिवासी भाषाओं को समर्पित भविष्य के एक बड़े
भाषा मॉडल की नींव रखता है। ये परियोजना भारत भर में आदिवासी भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण, संवर्धन और पुनरुद्धार के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धि AI तकनीकों को समुदाय संचालित दृष्टिकोणों के साथ में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये पुरस्कार बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को मिला है और समूह को ये सम्मान उनके अभिनव पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए दिया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP हर 2 साल में इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड देता है और ये पुरस्कार उन समुदायों और स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है जो प्रकृति संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। 2025 में ये पुरस्कार कर्नाटक, जो कि भारत के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है और ये पुरस्कार उन्हें पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट और अभिनव कार्यों के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो भैया मणिका विश्वकर्मा ने ये खिताब जीता है। मणिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, उन्होंने ये खिताब 18 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजित फाइनल इवेंट में जीता था। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए 48 प्रतिभागियों में से उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब मणिका 74वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में थाईलैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो नवंबर 2025 में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें 25% से बढ़ाकर 50% कर दी हैं। ये टैरिफ वृद्धि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होगी। भारत और अमेरिका के बीच वस्तु व्यापार अमेरिका के लिए हमेशा व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता है। इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प आपका सी सही है, यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, तब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर टैरिफ दरें 25% से बढ़ाकर 50% करने का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये टैरिफ वृद्धि सभी वस्तुओं पर समान रूप से लागू नहीं होती, बल्कि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों के आधार पर कुछ विशेष वस्तुओं पर अधिक टैरिफ लगाता है। ठीक है, भारत अमेरिका व्यापार में भारत को अधिशेष मिलता है, ना कि अमेरिका को। भारत अमेरिका को निर्यात अधिक करता है और आयात जो है वो कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो ये प्रोजेक्ट 70A का हिस्सा है। ठीक है, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A स्ट्रेल्थ फ्रिगेंस नीलगिरी का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह स्वदेशी डिज़ाइन पर आधारित है और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना की शक्ति को बढ़ाने हेतु बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं INS उदयगिरी की। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई के द्वारा किया गया है। नामकरण, ये नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं INS हिमगिरी की। तो INS हिमगिरी का जो निर्माण है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया। इसका नामकरण हिमालय की पर्वत श्रृंखला हिमगिरी के नाम पर है। दोनों को भारतीय नौसेना में 26 अगस्त 2025 को एक साथ शामिल किया गया और ये भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हुआ है जब 2 प्रमुख सतह युद्धपोत जो 2 अलग अलग शिपयार्ड्स और GRSE में बनाए गए थे, एक ही कार्यक्रम में इंडक्ट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से संबंधित हैं। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 से संबंधित है आपका ज्यूरिख ने अपनी प्रथम रैंक बरकरार रखी, जबकि ओस्लो दूसरे और जिनेवा तीसरे स्थान पर है। दुबई 12वें स्थान से चौथे स्थान पर तथा आबू धाबी 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। दिल्ली सूची में शीर्ष 50 शहरों में शामिल, तो भाई थर्ड वाला आपका इसमें रॉन्ग है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD के द्वारा जारी IMD स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया भर के शहर शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और शासन का लाभ उठा रहे हैं। ज्यूरिख फर्स्ट, ओस्लो सेकेंड, जिनेवा थर्ड,
और लोसेंटेंट, ये स्विट्जरलैंड के मजबूत शहरी नियोजन और नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। दुबई और अबू धाबी ने बड़ी छलांग लगाई है। दुबई 12 से 4th और अबू धाबी 10 से 5th में पहुंच गया। दिल्ली शीर्ष 50 में नहीं है, ये 104वें नंबर पर है। भारतीय शहरों में सर्वोच्च रैंक वाला यही है, ठीक है। IMD के अनुसार स्मार्ट सिटी एक शहरी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और इसकी कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं जुलाई वाले में, ठीक है। समय देख लेते हैं, समय अभी बहुत है तो इसको भी कंप्लीट करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2025 को स्वीकृति दे दी है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2025 को स्वीकृति दे दी। देश के खेल परिदृश्य को नया आकार देने और खेलों के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये एक ऐतिहासिक पहल है। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी और देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यान्वित रोड मैप तैयार करेगी। ये 5 स्तंभों पर आधारित है। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल और शिक्षा के साथ एकीकरण NEP 2020। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिंग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में INS तमाल को पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल किया गया। INS तमाल परियोजना श्रृंखला में 8वां बहुभूमिका वाला स्टील फ्रिगेट है तथा तुशील श्रेणी के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाजों में से दूसरा है। तो ये दोनों ही बातें इसमें सही हैं। भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिंग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में INS तमाल को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया। INS तमाल परियोजना की श्रृंखला में 8वां बहुभूमिका वाला स्टील फ्रिगेट है तथा तुशील श्रेणी के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाज़ों में से दूसरा है। तुशील श्रेणी का पहला जहाज INS तुशील 9 दिसंबर 24 को रक्षा मंत्री की उपस्थिति में शामिल किया गया। अब तक शामिल किए गए सभी 7 जहाज पश्चिमी नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े द स्वॉर्ड आर्म का हिस्सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए, ठीक है। तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड उदयगिरी 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड 12,652 उदयगिरी 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ये पहले से सेवा में संलग्न शिवालिक श्रेणी प्रोजेक्ट 17 के फ्रिगेट के बाद परियोजना का दूसरा जहाज है। उदयगिरी MDL मुंबई और GRSE कोलकाता में निर्माणाधीन 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट में से दूसरा है, ठीक है। ये फ्रिगेट बहुत से मशीनों के लिए कार्य करने में सक्षम है। ये जहाज समुद्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटते हुए भारत के हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त है। उदयगिरी अपने पूर्ववर्ती INS उदयगिरी का आधुनिक अवतार है जो भाप से चलने वाला जहाज था। राष्ट्र की 31 वर्षों की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद उसे 24 अगस्त 2007 को सेवामुक्त कर दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत जहां पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 साल के लिए विस्तारित लाभ दिया जाएगा। ELI योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका कुल बजट परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ELI योजना का लक्ष्य 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले होंगे। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो इसमें केवल एक कथन सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने आज एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया। ठीक है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने आज एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे और केंद्रीय जल आयोग CWC जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग DOWR RDNGR जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सी फ्लड एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के जलभराव के नक्शों और जल स्तर की भविष्यवाणियों के रूप में गांव के स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों के बाद मॉडलिंग आउटपुट को एकीकृत करने वाली एक एकीकृत प्रणाली के रूप में कार्य करेगा, जो आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए एक व्यापक निर्णय समर्थन उपकरण प्रदान करेगा। वर्तमान में ये प्रणाली महानदी, गोदावरी और ताप्ती नदी घाटियों को कवर करती है। सी फ्लड प्लेटफॉर्म बाढ़ परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए उन्नत 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 के अनुसार सही कथन को चुनिए। तो भैया यहाँ पे सही कथन है, जबकि शहरी भारत में इन 2 वर्षों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 2250 किलो कैलोरी और 2240 किलो कैलोरी से। तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 और अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के दौरान 24 के दौरान निर्दिष्ट संदर्भ अवधि में किए गए एक के बाद एक घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCS के द्वारा घरों के सदस्यों द्वारा खाद्य पदार्थों की खपत के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। इस रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति ऊर्जा, कैलोरी, प्रोटीन और वसा के सेवन के अनुमानों और घरों तथा व्यक्तियों में इनके वितरण का विस्तृत ब्यौरा होता है। अब तक NSS के 50वें दौर, 55वें दौर, 61वें दौर, 66वें दौर और 68वें दौर के उपभोक्ताओं व सर्वेक्षणों पर आधारित ऐसी 5 रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। 2022-23 और 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति और प्रति उपभोक्ता इकाई कैलोरी सेवन के औसत में एक समान पैटर्न देखा जाता है। ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी सेवन वर्ष 2022-23 और 23-24 में क्रमशः 2233 किलो कैलोरी और 2212 किलो कैलोरी था, जबकि शहरी भारत में इन 2 वर्षों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 2250 किलो कैलोरी और 2240 किलो कैलोरी थे। ग्रामीण भारत में निचले 5 फैक्टाइल वर्गों अंश वर्गों के लिए औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन कैलोरी सेवन में 2022-23 से 2023-24 में वृद्धि देखी गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में निचले 6 फ्रैक्टाइल वर्गों के लिए 2023-24 में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2022-23 के साथ साथ 2023-24 में प्रमुख राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी सेवन और औसत प्रति उपभोक्ता इकाई प्रतिदिन कैलोरी सेवन दोनों में व्यापकता भिन्नता देखी गई है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व MPCE में वृद्धि के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसत कैलोरी सेवन भी बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो यहाँ पे अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों विशेष रूप से आमों की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के अपने सतत प्रयासों के तहत अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय मैंगो मेनिया 2025 UAE में स्थित भारतीय दूतावास और लुलु महोत्सव के सहयोग से आयोजित एक जीवंत इन स्टोर आम उत्सव की शुरुआत की गई। प्रदर्शित भारतीय आम की उम्दा किस्मों में GI टैग और क्षेत्रीय विशेषताएं जैसे बनारसी लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदरजा, आम्रपाली, मालदा, भारत भोग, प्रभाशंकर, लक्ष्मण भोग, महमूद बहार, वृंदावनी, फजली और मल्लिका शामिल हैं। निम्न के कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को
चुने। तो भैया यहाँ पे दोनों ही कथन असत्य हैं, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसको पढ़ लेते हैं व्याख्या को। पशु स्वास्थ्य प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देश के पहले अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट EDFC के लिए वैश्विक मान्यता स्थापित और सुरक्षित की है। 3 जुलाई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH द्वारा मान्यता प्राप्त री माउंट वेटरनरी कॉमर्स RVC केंद्र और कॉलेज मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में ये स्वीकृत सुविधा वैश्विक जैव सुरक्षा और पशु स्वास्थ्य मानकों के अनुपालन में भारतीय खेल घोड़ों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को सक्षम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। EDFC को आधिकारिक तौर पर इक्वाइन संक्रामक एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और सुर्रा से मुक्त घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त भारत ऐतिहासिक रूप से 2024 से अफ्रीकी हार्स सिकनेस से मुक्त रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये इन्होंने पुणे में किया है। ठीक है, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। विदित है कि बाजीराव पेशवा जी ने 20 साल में 41 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान को शैक्षिक सुधारों और भारतीय भाषाओं के उत्थान के प्रयासों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया और ये एक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सम्मान है। इसे 2007 में प्रत्येक वर्ष उड़ीसा राज्य के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ये समानता उड़ीसा क्षेत्र के विद्वानों, समाजसेवियों तथा कला संस्कृतियों से जुड़े हस्तियों को सम्मानित करने के लिए संस्थापित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को भारतीय नौसेना को सौंपा है और ये प्रक्रिया विशाखापत्तनम में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपा और इस युद्धपोत को भारतीय नौवहन के अनुसार डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। ये जहाज़ अत्यधिक विशिष्ट है और गहरे समुद्र में गोताखोरी तथा बचाव अभियान चला सकता है। उल्लेखनीय है कि ये क्षमता दुनिया भर की कुछ एक नौसेनाओं के पास है। ठीक है, तो अभी हमारा जुलाई वाला ये चल रहा है, तो एक सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम ये वाला अपना सेशन जो है वो वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि समय ऊपर हो रहा है। जहाज का नाम विस्तार संस्कृत से लिया गया जिसका अर्थ होता है मुक्ति, बचाव या मोक्ष। 118 मीटर लंबे और लगभग 10,000 टन भार वाले इस जहाज में अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण लगे हैं और ये 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में सक्षम है। जहाज में 75 मीटर की गहराई तक गोताखोरी करने के लिए एक साइड डाइविंग स्टेज भी है। ये जहाज गहरे जलमग्न बचाव पोत DSRV के लिए मदरशिप के रूप में भी काम करेगा ताकि पानी के नीचे किसी पनडुब्बी में आपात स्थिति में कर्मचारियों को बचाया और निकाला जा सके। ये जहाज 1000 मीटर की गहराई तक गोताखोर निगरानी और बचाव कार्य को अंजाम देने के लिए दूर से संचालित वाहनों के संयोजन से सुसज्जित है। तो यहाँ से अब हम कल करेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर ज़रूर किया करिए क्लास को भी और साथ ही साथ चैनल को भी। और आपको क्लासेस कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। राधे कृष्णा, मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। ठीक है।